नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं सुरेंद्र, एक बार फिर से आप सभी के सामने लेके आया हूं मेवाड़ के इतिहास का भाग 4। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले सेशन में बात की थी मेवाड़ के इतिहास के भाग 3 की, तो दोस्तों पहले मैं 4-5 मिनट उसका रिवीजन करवा देता हूं कि हमने पिछले लेक्चर में कहां तक पढ़ लिया था, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम इस मेवाड़ के इतिहास भाग 4 को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने पिछले लेसन में क्या पढ़ा था। हमने पिछले लेसन में स्टार्ट किया था मेवाड़ के इतिहास के भाग 3 में राणा लाखा और हंसाबाई के पुत्र के द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है और चुंडा की प्रतिज्ञा के कारण वहां के जो अगले शासक बनते हैं महाराणा जो मोकल है, उनके शासन काल में क्या क्या कुछ हुआ था, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। दोस्तों इसके बाद में हम महाराणा मोकल के बाद में जो इनके उत्तराधिकारी होते हैं, जिलवाड़ा अभियान 1433 में चाचा मेरा और मेहपा पंवार के सहयोग से मोकल की हत्या हो जाती है। वहां से कुंभा बाकी चित्तौड़गढ़ आ जाते हैं। तो अगले शासक बनते हैं कुंभा। उनके जो संरक्षक होते हैं वो होते हैं रणबल। कुछ इनके बीच में तनाव होता है जिसके कारण पुणे चुंडा यहाँ से चला जाता है होशंग शाह के यहाँ और पुणे वापस आता है राघव देव सिसोदिया की हत्या के बाद। इसके बाद में हमने दोस्तों पिछले लेसन में चर्चा की थी किस प्रकार से इनके जो युद्ध अभियान हुए थे वो कैसे हुए थे, किस प्रकार से सिरोही और आबू वाले क्षेत्र पर जो सैसमल देवड़ा है उन पर अधिकार किया गया था। उनको युद्ध में जो डोडिया सरदार है नरसिंह के द्वारा आक्रमण किया गया था। इसके अलावा दोस्तों हमने सारंगपुर के युद्ध के बारे में चर्चा की थी, विजय स्तंभ के बारे में चर्चा की थी, महमूद खिलजी के साथ किस प्रकार से लगातार 7-8 साल तक इनके साथ संघर्ष रहता है, इसके बारे में दोस्तों हमने काफी लंबी चर्चा की थी। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ हम इसके आगे जो इतिहास में क्या कुछ घटित होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों पिछले लेसन में हमने राय सिंह के बारे में, आरंभिक जीवन के बारे में थोड़ा सा परिचय किया था। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इनके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो कौन होंगे। तो देखिए दोस्तों 1509 में रायमल से जब शासनकाल खत्म हो जाता है, उनसे पहले दोस्तों इनके शासनकाल के दौरान ही क्या होता है, इनके जो पुत्र होते हैं उनके बीच उत्तराधिकार को लेकर एक संघर्ष छिड़ जाता है। तो पहले दोस्तों मैं उस संघर्ष के बारे में थोड़ी सी कहानी के बारे में बता देता हूं किस प्रकार से इनमें संघर्ष हुआ था। तो दोस्तों रायमल के कुल 13 पुत्र थे, 13 कुंवर थे और 2 इनकी पुत्रियां थी। लेकिन दोस्तों 13 कुंवर थे, उनमें से प्रमुख जो 3 थे उनमें थोड़ा सा उत्तराधिकार को लेकर काफी बड़ा संघर्ष हुआ था। तो सबसे बड़े पुत्र थे दोस्तों, उनका नाम था पृथ्वीराज, उसके बाद में जयमल और उनके बाद में थे हमारे संग्राम सिंह, जिनको इतिहास के पन्नों में दोस्तों हम आज महाराणा सांगा या संग्राम सिंह के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों क्या हुआ था, इनकी स्टोरी क्या थी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों महाराणा संग्राम सिंह का जो शासनकाल होता है वो 1509 से लेके 1527 तक इनका शासनकाल रहता है। लेकिन वास्तविक जो इनका उत्तराधिकारी होता है रायमल का, वो होता है पृथ्वीराज। जो कौन था दोस्तों, सांगा के बड़े भाई थे। इतिहास के पन्नों में दोस्तों इनको उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि जिस युद्ध में अगर पृथ्वीराज जो उड़ना राजकुमार भाग ले लेते हैं तो उसमें किसी भी दल की हार नहीं होती थी। दोस्तों हार इसलिए नहीं होती थी क्योंकि ये हमेशा युद्ध उस सेना की तरफ से करते थे जिस तरफ से जो सेना कमजोर होती या फिर जो युद्ध हारती थी। जैसे ही एक तरफ युद्ध करते वो दूसरी सेना हारती तो ये दूसरी तरफ चले जाते थे। इस प्रकार की स्टोरी बताई जाती है कि पृथ्वीराज कभी भी किसी भी युद्ध में जिसमें भाग लेते उस युद्ध में किसी भी सेना की पराजय नहीं होती थी। इसलिए दोस्तों इनको उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। शायद अब आपको याद रहेगा दोस्तों, पृथ्वीराज जो सांगा के बड़े भाई थे, रायमल के जो उत्तराधिकारी थे, उनको उड़ना राजकुमार क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों इनके साथ एक संघर्ष होता है छोटा सा, आपस में सारे भाइयों के बीच में एक संघर्ष होता है। वो संघर्ष क्या है उसकी स्टोरी थोड़ा सा सुनिए। दोस्तों रायमल के जो पुत्र होते हैं, उनके रायमल के शासनकाल में ये सारे पुत्र मिलकर एक विमल देव गांव की दोस्तों एक पुजारी होती है या फिर एक ज्योतिषी होती है, उसके पास जाते हैं और जाकर दोस्तों पूछते हैं कि हमारे में से राजयोग सबसे ज्यादा किसमें
लिखा हुआ है, या फिर अगला जो उत्तराधिकारी बनेगा वो कौन बनेगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो ज्योतिष है वो हाथ देखते हैं संग्राम सिंह के, और उसके बाद में पृथ्वीराज के, और उसके बाद में जयमल के। तो इन सभी के हाथ देखने के बाद में दोस्तों जो ज्योतिष है वो बताता है कि राजयोग सबसे ज्यादा सांगा अर्थात संग्राम सिंह के ज्यादा किस्मत में दिख रहा है। तो दोस्तों इस बात में पृथ्वीराज बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, और आनंद फानंद में इन्होंने अपनी तलवार या कटार निकाली और वार कर देते हैं सीधा सांगा के ऊपर। थोड़ी सी स्टोरी ध्यान से समझिएगा दोस्तों, पूरी स्टोरी समझोगे तभी इनका जो उत्तराधिकार को लेकर जो संघर्ष हुआ है वो आपके समझ में आएगा। तो दोस्तों जैसे ही वो तलवार निकाल के इन पर वार करते हैं तो यहाँ से दोस्तों संग्राम सिंह भाग जाते हैं, और संग्राम सिंह के जो चाचा होते हैं सारंग देव, जो किसके भाई होते हैं दोस्तों, जो रायमल है उनके भाई थे, और इनके चाचा थे जिनका नाम था सारंग देव। इसके बीच में सारंग देव आके बोलते हैं कि ज्योतिष की बात सही हो, इस पर कोई विश्वास करने वाली बात नहीं है, और इस पर विश्वास करके अपने ही भाइयों का वध करना या भाई को मार देना ये उचित नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों सारंग देव बीच में आ जाते हैं, और जैसे ही सारंग देव चाचा बीच में आते हैं तो वहां से भागकर निकल जाते हैं संग्राम सिंह। पीछे क्या रहते हैं दोस्तों, पृथ्वीराज और जयमल और उनके जो चाचा थे सारंग देव रहते हैं। दोस्तों इनके बीच में वार्तालाप होता है, इनको समझाइश की जाती है कि अब अगर अपन ज्योतिष की बात पर भरोसा करेंगे, इससे अच्छा है कि भीमल गांव की जो हमारे पास पुजारी ने वो काफी नॉलेज रखती है, एक बार जाके उससे बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि जो रायमल के बाद में जो उत्तराधिकारी बनेगा या राजयोग है वो सबसे ज्यादा किसके किस्मत में है। तो दोस्तों यहाँ से सारंग देव के कहने पर ये तीनों जाते हैं विमल देव गांव, एक चित्तौड़ में ही गांव है, मेवाड़ वाली रियासत में एक गांव पड़ता है दोस्तों विमल गांव, जहाँ की एक पुजारी ने जिससे संपर्क करते हैं, और वो बताती है कि जो ज्योतिष ने बोला हा वो बिल्कुल सही है, जो राजयोग है वो संग्राम सिंह के हाथ में है। तो इस प्रकार से दोस्तों एक लंबा इनके बीच में संघर्ष छिड़ जाता है। तो चलिए दोस्तों इस स्टोरी पर एक बार फिर हम वापस आएंगे, उससे पहले थोड़ा सा पृथ्वीराज के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था सोलंकियों की जो राजकुमारी थी तारा, इसके साथ इनका विवाह हुआ था, जिसकी वजह से दोस्तों हमारे अजमेर का जो किला है उसका पुनर्निर्माण करवा के इसका नाम क्या रख दिया था, तारागढ़ रखा था। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, तारागढ़ नाम का बरसिये के द्वारा निर्मित किला है 14वीं शताब्दी में जो बूंदी में है, जबकि ये दुर्ग है दोस्तों अजमेर का जो किला है उसका नाम किसके द्वारा रखा गया था, इसका नाम पृथ्वीराज के द्वारा अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम रखा गया था तारागढ़। अब देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार की स्टोरी बताई जाती है कि पृथ्वीराज के जो जीजा है उनके द्वारा इनको जहर दे दिया गया था, और जहर देने के बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, और कुंभलगढ़ किले में दोस्तों इनकी 12 खंभों की छतरी बनाई हुई है। काफी इंपोर्टेंट शासक थे, इसलिए दोस्तों इनकी जो छतरी कहां पर बनी हुई है, कितने खंभों की जो छतरी है उसके बारे में आपको याद रखना चाहिए। तो 12 खंभों की जो छतरी है दोस्तों इनकी कहां पर बनी हुई है, कुंभलगढ़ के किले में दोस्तों इनकी छतरी बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों हम वापस आते हैं इसी संघर्ष के बारे में। तो इसके दूसरे जो भाई थे वो थे जयमल। दोस्तों सांगा के जो दूसरे भाई थे या फिर रायमल के जो द्वितीय पुत्र थे जिनका नाम था जयमल, ये भी सांगा के पुत्र थे। दोस्तों ये काफी जो उत्साहित जैसे हैं उस प्रकार के एक राजकुमार हुआ करते थे। दोस्तों जैसे ही हमारे पास एक स्टोरी आती है, हमारे पास सोलंकियों के जो सुल्तान है उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि जो अगर टोडा जीत कर मुझे दे देगा उसका जो विवाह है सुल्तान सोलंकी की जो पुत्री है तारा के साथ उसका विवाह कर दिया जाएगा। दोस्तों काफी रोचक तथ्य है, सुल्तान सोलंकी ये कमिटमेंट करता है, घोषणा करता है कि जो टोडा को जीतकर, टोंक रियासत का एक परगना है दोस्तों टोडा, जो टोडा जीतकर मुझे दे देगा उसका विवाह जो तारा है उसके साथ उसका विवाह कर दिया जाएगा। इस बात पर दोस्तों जयमल तुरंत खड़े होकर बोलते हैं कि बिल्कुल ये काम मैं कर दूंगा और मेरे साथ तारा का विवाह करवा दीजिए। तो दोस्तों इसमें जब जयमल यहाँ से युद्ध करते हैं सोलंकियों के विरुद्ध, तो इस युद्ध में लड़ते हुए जयमल यहाँ पर क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं।
दोस्तों जेमल का जो यहाँ से पत्ता कट जाता है, फिर वापस जो संघर्ष की जो कहानी है वापस दो के बीच में रहती है, वो किस में रहती है, पृथ्वीराज और सांगा के बीच में अगले उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होता है। तो वापस इसकी स्टोरी को पैरेलल हम वापस पहुंचते हैं। देखिए दोस्तों, चारण महिला ने जो भविष्यवाणी की थी, उस भविष्यवाणी को सुनकर ही पृथ्वीराज और जेमल के बीच में क्या होता है दोस्तों, एक मनमुटाव हो जाता है और ये दोनों मिलकर सांगा पर क्या करते हैं दोस्तों, टूट पड़ते हैं, आक्रमण कर देते हैं और सांगा यहाँ से दोस्तों क्या होता है, अपना हाथ खो देता है। दोस्तों बताया जाता है, हम जब सांगा का पूरा इतिहास पढ़ेंगे तो अंतिम में हम पढ़ेंगे कि सांगा के शरीर में दोस्तों 80 गांव थे। कितने गांव थे दोस्तों, 80 गांव थे। तो उस गांवों की जो शुरुआत है दोस्तों, जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से हो जाती है कि जैसे ही पृथ्वीराज और जेमल है उन पर टूट पड़ते हैं, आक्रमण करते हैं। यहाँ से दोस्तों बताया जाता है उनका एक हाथ और एक आंख है वो यहाँ पर खो देते हैं और यहाँ से भागकर दोस्तों स्वंत्री नामक एक गांव है जहां पर रूप नारायण मंदिर में वो शरण लेते हैं। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि सांगा जब उनके भाइयों के साथ उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होता है तो कहां पर जाके शरण लेते हैं, तो सेवंद्री नामक गांव है, उस गांव में रूप नारायण मंदिर में जाकर वो शरण लेते हैं। दोस्तों यहाँ से शरण लेने के बाद यहाँ से वो मारवाड़ के जो बीदा राठौड़ है उनके पास जाके शरण लेते हैं। दोस्तों कर्म को याद रखना, पहले स्वंत्री गांव के रूप नारायण मंदिर में शरण लेते हैं, फिर मारवाड़ के बीदा राठौड़ के पास शरण लेते हैं, उसके बाद में करमचंद पंवार है जो कहाँ के दोस्तों, श्रीनगर अजमेर के अंदर एक गांव पड़ता है, वहां पर शरण लेते हैं। तो इस प्रकार का इनका इतिहास रहता है दोस्तों। इनके द्वारा सांगा की रक्षा की जाती है और इस रक्षा में दोस्तों क्या होता है, बीदा पर आक्रमण किया जाता है सांगा के भाई जेमल के द्वारा और जेमल के साथ युद्ध में बीदा मारा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से क्या होता है, उनको शरण देने वाला, आश्रय देने वाला जो होता है बीदा राठौड़, उनको जेमल यहाँ से हटा देते हैं और जेमल की हत्या हो जाती है सोलंकियों के साथ लड़ते हुए। और वहीं पृथ्वीराज है उनको जहर दे देता है, कौन, उनका जीजा जहर दे देता है। तो बेसिकली ये सारा संघर्ष है दोस्तों, जो रायमल है उनके शासनकाल के दौरान ही ये संघर्ष चलता है। तो फाइनली जब रायमल का शासनकाल का अंतिम समय रहता है, उस समय जो योग्य होता है वो सिर्फ सांगा जीवित होता है, तो अगले जो शासक है दोस्तों सांगा बनते हैं। ये स्टोरी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी दोस्तों, किस प्रकार से सांगा को जो समर्थन देता है या फिर आश्रय देता है वो अजमेर के एक जगह है श्रीनगर नामक गांव, वहां पर करमचंद पंवार इनको शरण देते हैं। उसके बाद में देखिए दोस्तों, इनके युद्धों के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, राजनीतिक संघर्ष है जो किस प्रकार से रहा था। दोस्तों सांगा जैसे ही शासक बनते हैं तो इनके लिए थोड़ी सी विचित्र घटना इस प्रकार की रहती है कि सांगा मेवाड़ रियासत में रहते हैं और मेवाड़ रियासत चारों तरफ से दुश्मनों से घिरी रहती है। जैसे कि हमारे पास हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में दोस्तों लोधी वंश का शासन था, वही दोस्तों हमारे पास गुजरात में बघेरों का शासन था और वही मालवा के साथ इन तीनों रियासतों के बीच में एक छोटी सी रियासत के रूप में मेवाड़ के साथ काफी लंबा संघर्ष चलता है। तो इस संघर्ष की कहानी को दोस्तों एक एक रियासत के साथ अपन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो मेवाड़ रियासत में सांगा शासक बनते हैं उस समय जो इब्राहिम लोदी है उनके द्वारा लगातार दो आक्रमण किए जाते हैं। तो पहला आक्रमण है दोस्तों खातौली का युद्ध, जो कोटा में एक स्थान है, 1517 में दोस्तों ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध की का क्या खास बात है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनिए दोस्तों। तो इस युद्ध में क्या होता है दोस्तों, 1517 में खातौली के युद्ध में जो सांगा है उसकी सेना इब्राहिम लोदी को पराजित कर देती है और यहाँ से दोस्तों इब्राहिम लोदी बदला लेने की भावना से पुणे दिल्ली जाता है और दिल्ली से बड़ी सेना को भेजता है। और ये जो सेना है दोस्तों बाड़ी नामक स्थान है एक धौलपुर में, वहां पर जो कुंभा इसकी सांगा की सेना है उसका सामना होता है इब्राहिम लोदी की सेना के साथ। दोस्तों इस सेना में एक खास बात होती है, जो इस युद्ध में बाड़ी के युद्ध में या धौलपुर के युद्ध में 1519 के युद्ध में दोस्तों इब्राहिम लोदी की तरफ से जो युद्ध करता है वो थे दोस्तों मियां माखन और मियां हुसैन फेरवाली नामक दो सेनापति होते हैं। दोस्तों मैं उनके नाम एक बार वापस से आपको बता देता हूं कि इस युद्ध में बाड़ी के युद्ध में जो धौलपुर के युद्ध में इब्राहिम लोदी की तरफ से जो युद्ध करते हैं दोस्तों, उन दो सेनापतियों के नाम थे मियां माखन और मियां हुसैन फेरवाली।
नाम याद रखना दोस्तों, दोनों नाम काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही खातौली के युद्ध में पराजित होते हैं, इब्राहिम लोदी इन दोनों के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजता है और बड़ी सेना पहाड़ी का युद्ध करते हैं। परंतु इस सेना के साथ भी क्या होता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है और यहाँ पर सांगा के द्वारा उन्हें एक बार विजय प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, ये तो युद्धों की बात हो गई हमारी, सांगा का संघर्ष इब्राहिम लोदी के साथ। अब देखिए दोस्तों, हम गागरोन के साथ किस प्रकार से युद्ध चला, किस प्रकार से गागरोन के साथ संघर्ष चला था, उसके बारे में थोड़ी सी परिचर्चा करते हैं। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं दोस्तों। गागरोन का जो संघर्ष है दोस्तों, वो काफी लंबा चला था। दोस्तों गागरोन का जो संघर्ष है 1519 में जो युद्ध चला था, वो किसके साथ चला था, मालवा के सुल्तान है, उन्होंने क्या किया था दोस्तों, कब्जा कर लिया यहाँ पर गागरोन पर। और गागरोन पर जिस समय जो शासक थे दोस्तों, वो थे चंदेरी के मैदेनी राय। और मैदेनी राय दोस्तों किसके मित्र थे, हमारे सांगा के मित्र थे। दोस्तों वापस थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, 1519 में जो गागरोन का युद्ध हुआ था, वास्तविक रूप में दोस्तों जो हमारे पास एक लंबा संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष का ही एक पार्ट रहता है। गागरोन का किला एक सांगा का ही मित्र है, चंदेरी के शासक मैदेनी राय, उनके पास था। तो इन पे आक्रमण होता है सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय के द्वारा। और इस आक्रमण की वजह से जो समर्थन देते हैं सांगा, समर्थन देते हैं और इस युद्ध में भी विजय होते हैं, हमारे सांगा विजय होते हैं। और चंदेरी के जो राजा है मैदेनी राय, वो जीत जाते हैं। तो इसके बाद में दोस्तों एक लंबा जो संघर्ष चलता है, एक बार फिर से 1515 से लेके हमारे पास 1520 तक जो एक लंबा संघर्ष चला था, 5-6 वर्षों तक सांगा के साथ जो संघर्ष चला था, वो ईडर हमारे गुजरात में दोस्तों एक मध्यकालीन इतिहास में एक रियासत थी जिसका नाम था ईडर। उस ईडर रियासत में क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा राजनीतिक संकट आ जाता है। वहां के जो शासक होते हैं राव भी भाण, जो राव भाण होते हैं, उनके मृत्यु के बाद में दोस्तों वहां पर थोड़ा सा संघर्ष चलने लगता है। दोस्तों राव बाण थोड़े से समय तक शासन करने के बाद उनके दो पुत्र होते हैं, सूरजमल और भीम। दोस्तों बाण के बाद में सूरजमल शासक बनते हैं, लेकिन सूरजमल भी थोड़े समय तक शासन करते हैं, उसके बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही उनकी मृत्यु होती है, तो दोस्तों सूरजमल का भाई था जिनका नाम था भीम, और सूरजमल का जो पुत्र था उनका नाम था रायमल। एक बार वापस आप इस स्टोरी को सुनिए दोस्तों, किस प्रकार से ईडर के साथ संघर्ष होता है। ईडर जो गुजरात की रियासत है, उसके उत्तराधिकार को लेकर किस प्रकार से गुजरात और अहमदनगर के जो शासक है, वो भी सांगा के साथ आमने सामने हो जाते हैं। पुनः बताता हूं दोस्तों, हमारे पास ईडर रियासत है जिसके शासक थे राव भाण। उनके दोस्तों दो पुत्र होते हैं, एक का नाम है सूरजमल, दूसरे का नाम है भीम। तो दोस्तों सूरजमल की मृत्यु के बाद में इसका जो पुत्र है जिनका नाम है हमारे पास रायमल, वो उत्तराधिकार होता है। लेकिन इनके साथ दोस्तों क्या होता है, जो भीम है वो यहाँ पर अधिकार कर लेता है। और भीम को जो दोस्तों समर्थन मिलता है, वो गुजरात की तरफ से समर्थन मिलता है। लेकिन वो यहाँ पर एक रोचक स्टोरी और सामने आती है दोस्तों। यहाँ पर जो रायमल है, जो उत्तराधिकार होते हैं, उत्तराधिकारी होते हैं, सूरजमल के उत्तराधिकारी होते हैं ईडर रियासत के, उनकी जो दोस्तों सगाई होती है, एंगेजमेंट होती है, वो सांगा की पुत्री के साथ उनकी एंगेजमेंट हो रखी होती है। तो वापस सुनिए दोस्तों, रायमल की सगाई है वो सांगा की पुत्री के साथ होने की वजह से इनको जो सहयोग करते हैं वो मेवाड़ रियासत करती है। उधर से दोस्तों गुजरात के साथ जो संघर्ष होता है, गुजरात रियासत भीम को समर्थन देती है। और गुजरात की तरफ से अहमदनगर के दोस्तों एक शासक होते हैं जिनका नाम है निजाम उल, उनके द्वारा इस युद्ध में भाग लिया जाता है। तो दोस्तों इस युद्ध में जैसे ही वो भाग लेते हैं, तो गुजरात की इस युद्ध में, इस संघर्ष में ईडर रियासत के उत्तराधिकार में दोस्तों सांगा की तरफ से जो सेना आती है, उस सेना के द्वारा गुजरात की सेना को पराजित कर दिया जाता है, हरा दिया जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपको, मुझे उम्मीद है आपको यह पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी। किस प्रकार से ईडर के साथ जो उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होता है, वो युद्ध होता है सांगा के साथ। और हमारे पास गागरोन का जो युद्ध होता है, वो युद्ध भी किस प्रकार से सुल्तान है मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय के साथ संघर्ष होता है। दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ी सी और स्टोरी ध्यान रखना, जो सुल्तान है महमूद खिलजी द्वितीय, इनको इस युद्ध में पराजित करने में या बंदी बनाने में मेवाड़ के जो है वहां पर एक चारण व्यक्ति था हरिदास, उनकी तरफ से यहाँ पर एक विशेष योगदान दिया जाता है,
जिसकी वजह से सांगा खुश होकर उनको आधा राज्य, मेवाड़ का आधा राज्य देने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बार वापस सुनिए दोस्तों, जो सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय हैं, वो गागरोन के युद्ध में दोस्तों यहाँ पर सांगा की तरफ से जो विशेष सहयोग करते हैं वो है एक चारण व्यक्ति थे, हरिदास। तो इनके सहयोग से ही इनको बंदी बनाया गया था, जिसकी वजह से सांगा उनको आधा राज्य देते हैं, लेकिन वो आधा राज्य स्वीकार नहीं करते हैं। दोस्तों इसी बात के कारण जो सांगा को है वो बोला गया है, उदार व्यवहार के बारे में प्रशंसा की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब इसके बाद में हम यहाँ पर जितने भी संघर्ष थे उसके बारे में चर्चा कर ली थी। अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में एक थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता है, जहां पर हमारे पास जो इब्राहिम लोदी है वो शासक थे, उन पर बाबर के द्वारा आक्रमण किया जाता है और बाबर के द्वारा यहाँ पर इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया जाता है। तो जैसे ही इब्राहिम लोदी के द्वारा वहां पर पराजित हो जाती है, युद्ध में इब्राहिम लोदी मारे जाते हैं और बाबर है वो भारत के शासक बन जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट बातें, जो बाबर का खुद का पुस्तक है, ग्रंथ है बाबरनामा, उससे हमें काफी जानकारी मिलती है कि बाबरनामा में जो बाबर है उन्होंने भारत के दो प्रमुख शासकों के बारे में वर्णन बताया है। एक तो हमारे दक्षिण भारत के कृष्णदेवराय है, उनके बारे में बताते हैं कि एक महान शासक हुए थे, पर उसके अलावा बाबरनामा में जो महाराणा सांगा है उसके बारे में बताया है कि एक महान शासक हुए थे। तो दोस्तों इसी पुस्तक के अनुसार हमें जानकारी मिलती है किस प्रकार से खानवा का युद्ध और बाबर के द्वारा दूसरा है बयाना का युद्ध किया गया था। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास बयाना का जो युद्ध होता है, उस युद्ध के कुछ कारण बताए जाते हैं कि जैसे ही बाबर ने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया था। वैसे दोस्तों ये इंडियन हिस्ट्री की बातें हैं, वहां पर हम इंडियन हिस्ट्री की चर्चा करेंगे तो पुनः एक बार बात करेंगे इस युद्ध के बारे में और इस पूरे प्रसंग के बारे में। लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पर समझिए दोस्तों, जैसे ही बयाना का जो युद्ध होता है, इस बयाना के युद्ध में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हमारे साथ संघर्ष होता है, किसके साथ है, बाबर के साथ। और बाबर का जैसे ही सामना होता है इब्राहिम लोदी के साथ, तो उसके बाद में बाबर नाराज हो जाते हैं और यहाँ पर आक्रमण करते हैं सांगा पर। और सांगा के साथ जो युद्ध होता है दोस्तों, इस पहले युद्ध में 16 फरवरी 1527 को बयाना के युद्ध में दोस्तों सांगा जीत जाता है और इस युद्ध में दोस्तों बाबर है उसकी क्या होती है, पराजय होती है। इस प्रकार से दोस्तों ये घटना घटित होती है, इस युद्ध में बाबर हार जाता है और इसी के साथ यहाँ से बाबर चला जाता है। तो एक महीने के बाद दोस्तों खानवा का युद्ध होता है, जो 17 मार्च 1527 को होता है। इस युद्ध की खास बात क्या है दोस्तों, इस युद्ध में जो बाबर की सेना है वो पूरी तरह से भयभीत हो जाती है, पूरी तरह से डर जाती है। ऐसा बताया जाता है कि जो बाबर की सेना थी, उस सेना का सामना जैसे ही सांगा के साथ हुआ, तो सांगा को देख के सारे चौंक गए कि ऐसा क्या आदमी है जिसके ना तो एक आंख है, ना एक हाथ है, ना एक पैर है, फिर भी सेना के बीच में इस तरह से युद्ध करता है, इस तरह से पराक्रम के साथ युद्ध करता है, वीरता पूर्वक युद्ध करता है। तो बताया जाता है कि ये तो कोई आदमी नहीं है, ये तो कोई राक्षस जैसा या फिर साक्षात भगवान की तरह युद्ध कर रहा है। तो इस प्रकार से बाबर की सेना बिल्कुल साफ साफ मना कर देती है कि हम सांगा के साथ युद्ध नहीं करेंगे। इस वजह से दोस्तों एक महीने तक बाबर सेना को समझाता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार मैं खुद युद्ध में उतरूंगा, तुल्यमा युद्ध पद्धति अपनाएंगे, तोप का प्रयोग करेंगे, जैसे तैसे ये युद्ध जीत जाएंगे और ये एक धर्म युद्ध है, इस युद्ध में हम जीत जाएंगे तो साक्षात अल्लाह के घर जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रोत्साहित करते हैं, जो मुगल सेना उसको प्रोत्साहित करते हैं। प्रोत्साहन करने के बाद एक महीने के बाद में जो युद्ध होता है दोस्तों, उसे ना कि हमारे मेवाड़ के इतिहास में बल्कि भारत के इतिहास में बहुत अहम योगदान रखता है। काफी इंपॉर्टेंट ये युद्ध होता है दोस्तों, जिसे इतिहास के पन्नों में हम खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों इस युद्ध की क्या विशेषता रही थी। तो बाबर इस युद्ध से पहले जिहाद की घोषणा करता है। दोस्तों जिहाद का मतलब समझिए, धर्म युद्ध। जिहाद का मतलब होता है दोस्तों ये एक धर्म युद्ध है। इस युद्ध में अगर हम लड़ेंगे और जीत जाएंगे तो अल्लाह की स्थापना होगी, अगर हम हार जाएंगे और मर जाएंगे, वीर गति को प्राप्त होंगे, तो साक्षात अल्लाह के घर पहुंच जाएंगे। तो इसे कहते हैं जिहाद की घोषणा। इसके अलावा दोस्तों अकबर एक बहुत बड़ा शराबी व्यक्ति हुआ करता था और मुसलमानों में दोस्तों ऐसा माना जाता है शराब पीना
हवन के बराबर समझा जाता है, बिल्कुल गलत समझा जाता है। तो शराब जो पीता था उसको बंद कर दिया, बोला कि इस युद्ध के लिए मैं शराब नहीं पीऊंगा। और मुसलमानों पर एक विशेष कर लिया जाता था, व्यापारिक जो कर था तमंगा कर, उस कर को भी हटाने की घोषणा कर दी थी। तो दोस्तों कुल मिला के ये जो सारी जो चोचले किए जा रहे हैं, उन चोचलों का जो एकमात्र रीजन था कि बाबर को येन केन प्रकार जो सांगा के साथ युद्ध करना था, उसके लिए पूरी सेना को तैयार करना था। तो इस प्रकार से ये एक संगठन बनाया जाता है और इस प्रकार के जो प्रोत्साहन दिए जाते हैं, जो लालच दिए जाते हैं, इस लालच के साथ क्या होते हैं दोस्तों, मुगल सेना वो एक साथ आ जाती है और फिर दोबारा जो युद्ध होता है, खानवा का युद्ध 15 मार्च 1500 17 मार्च 1527 को ये युद्ध घटित होता है। दोस्तों इस युद्ध के पहले जिस तरह से यहाँ पर बाबर के द्वारा तैयारी की जाती है, सिमिलरली हमारे पास सांगा के द्वारा भी इस युद्ध से पहले थोड़ी सी तैयारी की जाती है। तो दोस्तों इतिहास के पन्नों में थोड़े से नए नए नाम आपके सामने मिलेंगे यहाँ पर। तो सांगा के द्वारा इस युद्ध से पूर्व राजस्थान की जितनी भी रियासतें हैं, उन रियासतों को पत्र लिख के भेजा गया कि हमारे साथ जो विदेशी आक्रांता है उनके साथ संघर्ष हो रहा है, आप इसमें जो हिंदू वंश की स्थापना में सहयोग कीजिए और हिंदू राज्य की स्थापना में सहयोग कीजिए और आप सभी मिलकर इस युद्ध में भाग लीजिए। तो दोस्तों सारी के सारे जो प्रमुख शासन थे, जो प्रमुख सेना हुआ करती थी, प्रमुख राजस्थान की रियासतें हुआ करती थी, वो सांगा के ध्वज के तले युद्ध किया था। दोस्तों इस पत्र लिखने की घटना को क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है पांति पेरवा। तो पांति पेरवा किसे बोला जाता है दोस्तों, किसी शासक के द्वारा जो पत्र लिख के जो सहायता मांगी जाती है, सैन्य सहायता जो मांगी जाती है दोस्तों, उसे बोला जाता है पांति पैरवा या पांति परवन। अब देखिए दोस्तों इस युद्ध में भाग लेने वाले जो अलग अलग शासक थे हमारे पास, वो शासक कौन कौन थे, बिल्कुल सीरियस होके इन शासकों को एक बार नाम याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि डेफिनेटली हमारे जितने भी एग्जाम होते हैं, पटवार, पुलिस या फिर आरएस या फिर कोई भी दूसरा राज्य स्तरीय एग्जाम ले लो दोस्तों, एक ना एक सवाल सांगा और पूमा के इतिहास में से पक्का देखने को मिलता है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शासक है जो हमारे पास जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें भाग लिया था, या मैच ऑफ द फॉलोइंग करके पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा शासक किस रियासत से संबंधित था, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कौन सा निम्न में से शासक है वो सही नहीं है। कैसे भी करके दोस्तों घुमा फिरा के यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों इनके नाम देखिए, आमेर से जो आता है दोस्तों पृथ्वीराज कछावा, आमेर की ओर से भाग लेते हैं। वहीं चंदेरी के जो यहाँ पर इनके दोस्त थे सांगा के, मैदानी राय, जिनके पास दोस्तों गागरोन का किला था, और गागरोन के युद्ध के बारे में हमने 1519 के बारे में अभी चर्चा की थी। उसी के साथ दोस्तों जेतसी बीकानेर के शासक होते हैं, और बीकानेर के शासक जेतसी के द्वारा उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं कल्याणमल, उनको इस युद्ध में भाग लेने के लिए भेजा जाता है। वापस ध्यान दे दीजिए दोस्तों, जेत सिंह कहाँ का शासक होता है, बीकानेर का शासक होता है, उनका जो उत्तराधिकारी होता है वो होता है कल्याणमल। तो इस युद्ध में कल्याणमल भाग लेता है। वही दोस्तों जोधपुर रियासत की ओर से भाग लेने वाला जो शासक है दोस्तों, मैसेज आ रहा है देखो दोस्तों, लो फॉर्चूनर लवर, हेलो हेलो मित्रों, हेलो हेलो, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर। देखिए दोस्तों आप अच्छे से इस चीज को समझिए और रिव्यू कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे साथ बीकानेर की ओर से भाग लेते हैं कल्याणमल, और जोधपुर के जो मालदेव एक पितृहंता शासक बनते हैं, जो राव गंगा की हत्या करके मालदेव शासक बन जाते हैं। दोस्तों इस युद्ध में मालदेव भी भाग लेते हैं। मालदेव का इस युद्ध में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है दोस्तों। जैसे ही सांगा घायल होते हैं तो जो सांगा को इस युद्ध में से बाहर निकालने का जो कार्य है वो मालदेव के द्वारा किया जाता है। याद रखिए दोस्तों, मालदेव से सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है। मालदेव के सवाल दोस्तों चाहे जोधपुर रियासत से संबंधित पूछो, चाहे उनके युद्धों के बारे में पूछो, चाहे मेवाड़ रियासत के साथ संबंध करके पूछा जा सकता है। तो गंगा के जो पुत्र थे, गंगा के जो उत्तराधिकारी थे, मालदीव जोधपुर या मारवाड़ रियासत की तरफ से खानवा के युद्ध में भाग लेते हैं। उसके अलावा दोस्तों मेड़ता के नागौर की जो एक रियासत है, छोटा सा परगना था मेड़ता, उसकी वीरमदेव इस युद्ध में भाग लेते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास है विक्रम सिंह जी, विशन जी, हाय, हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर।
मेड़ता की ओर से भाग लेते हैं दोस्तों वीरमदेव जी, और सिरोही की तरफ से भाग लेते हैं अखिराज देवड़ा। वागड़ रियासत, देखिए दोस्तों ये जो वागड़ है वो हमारे इसमें मेड़ता हमारे मेवाड़ के शासक हुए थे, उनके जो सामंत सिंह जी हुए थे उनके द्वारा डूंगरपुर और बांसवाड़ा की स्थापना की गई थी। और इस खानवा के युद्ध के समय बागड़ जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है वहां के शासक हुए थे उदय सिंह। उदय सिंह जी इस युद्ध में भाग लेते हैं। वहीं दोस्तों हमारे पास मेवात के हैं हसन खां मेवाती, और इब्राहिम लोदी के जो छोटे भाई है महमूद लोदी, वो भी खानवा के युद्ध में भाग लेते हैं। दोस्तों जो महमूद लोदी है वो भाग क्यों लेते हैं, क्योंकि बाबर के द्वारा जब हरा दिया जाता है, इब्राहिम लोदी को मार दिया जाता है, तो इस बात का बदला लेने के लिए ये सांगा के साथ मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों दोनों सेनाओं के साथ 17 मार्च 1527 को आमने सामने होती है। बहुत भयानक युद्ध होता है, और इस युद्ध में दोस्तों सांगा के साथ कुछ शासक होते हैं, उनके द्वारा विश्वासघात किया जाता है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों इस युद्ध में क्या होता है, युद्ध में सांगा की एक आंख चली जाती है, तीर लगने से एक आंख चली जाती है। मैदान में मालदेव उनको युद्ध से बाहर लेके निकलते हैं, और जाला अज्जा है उनके द्वारा जो मेवाड़ के राज चिन्ह है, राज प्रतीक है, उनको धारण करके युद्ध में नेतृत्व किया जाता है। दोस्तों ऐसा बताया जाता है खानवा भरतपुर, बिल्कुल भरतपुर में है खानवा, और बयाना भरतपुर में है। तो इस युद्ध में दोस्तों जाला अज्जा ने फिर युद्ध का नेतृत्व किया, और युद्ध का नेतृत्व करने के बाद में दोस्तों राजपूतों की जो परंपरा होती है वो क्या होती है, अगर कोई भी शासक जो प्रमुख शासक होता है वो घायल हो जाता है या युद्ध से बाहर चला जाता है, तो उसके जो छत्र है, उसके जो प्रतीक चिन्ह है, वो किसी न किसी उसके प्रतिनिधि को सौंपे जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिनिधि है या प्रतिनिधित्व जिसके द्वारा किया जाता है वो है जाला अज्जा के द्वारा यहाँ पर प्रतिनिधि किया जाता है। और ये कहाँ के थे दोस्तों, सादड़ी के जाला अज्जा थे जिनके द्वारा इनका प्रतीक किया जाता है। 32 गांव थे, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में देखिए दोस्तों युद्ध युद्ध में बाबर की जीत हो गई। तो फाइनली इस युद्ध में दोस्तों क्या हो जाती है, बाबर की जीत हो जाती है, और जीत होने के बाद में दोस्तों बाबर के द्वारा गाजी की उपाधि धारण की जाती है। दोस्तों गाजी का मतलब क्या होता है, एक धर्म योद्धा के रूप में जालाबिदा ने महाराणा प्रताप के किया था। जालाबिदा अलग थे और यहाँ पर जाला अज्जा थे, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, जालाबिदा था उनका नाम और इनका नाम है यहाँ पर जाला अज्जा। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, वो हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित था और ये यहाँ पे संबंधित है ज्यादा का नारा भी दिया था, जिहाद का नारा दिया था, बिल्कुल जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का मैंने ऑलरेडी चर्चा कर ली थी दोस्तों इसके बारे में। और यहाँ पर गाजी की उपाधि ये धारण करते हैं, और गाजी का मतलब होता है दोस्तों, गाजी का मतलब क्या होता है, धर्म योद्धा, और जबकि जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। दोनों का मतलब दोस्तों अलग अलग होता है। बिशन सिंह जी बहुत सही बता रहे हो, आप बिल्कुल सही बता रहे हो, आपको मेवाड़ की हिस्ट्री का काफी अच्छा नॉलेज है, बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद आपको, बिल्कुल। गाइल सांगा को देखिए बसवा, बसवा एक छोटी सी जगह है दोसा, यहाँ पर लाया जाता है, और दोस्तों यहाँ पर इनका थोड़ा सा इलाज करवाया जाता है। इलाज करने के बाद में दोस्तों बताया जाता है चंदेरी के जो मेदिनी राय है वो इस युद्ध में फिर भी संघर्ष करते हैं, और इस संघर्ष के बाद में जैसे ही सांगा को पता चलता है कि इस युद्ध में ये बिल्कुल इनका संघर्ष हो रहा है, उस समय जैसे ही इनको होश आता है और इनके साथियों को देखते हैं, तो इरिस नामक स्थान पर क्या करते हैं, सांगा पुनः उत्साहित होते हैं कि हमें मेदिनी राय को सहायता देनी चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए। तो इस सहयोग के लिए जैसे ही वो तैयार होते हैं, और इरिच में इनके जितने भी साथी होते हैं उन साथियों को लगा कि इस युद्ध में बाबर के साथ अगर हम युद्ध करेंगे, तुलगमा युद्ध पद्धति और तोपों के सामने हमारी सेना टिक नहीं पाएगी। तो इस बात को लेकर दोस्तों उन्होंने क्या किया था, दौसा के इरिस नामक स्थान पर उनको जहर दे दिया, और जहर देने के बाद में इनकी इरिस नामक स्थान पर मृत्यु हो जाती है, जो एमपी का एक स्थान है। उसके बाद में दोस्तों कालपी नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है, और दोस्तों वहां से पुनः वापस लाया जाता है मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहाँ पर है दोस्तों, हमारे भीलवाड़ा में है, और वहां पर ही इनकी समाधि बनी हुई है, स्मारक बना हुआ है। दौसा में डेथ हुई थी। एरिस नामक स्थान पर इनको जहर दिया था, और कालपी नामक स्थान है दोस्तों एमपी में, वहां पर इनकी डेथ हुई थी। दौसा में इनका सिर्फ घायल हुए थे तब इलाज किया गया था। बिल्कुल आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग स्थानों का अलग अलग महत्व है।
बसवा दौसा में इनको घायल हुए थे, तो घायलों का इलाज किया गया था। फिर इरिच में लेके गए थे। इरिच के बाद में दोस्तों काल्पी नामक स्थान है जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। काल्पी से पुणे इनको वापस लाया गया था। कहां पर दोस्तों? मांडलगढ़ भीलवाड़ा, जहां पर इनका स्मारक या फिर इनकी समाधि बनी हुई है या छतरी बनी हुई है। हाँ बिल्कुल, छतरी और समाधि एक ही बात है दोस्तों। मांडलगढ़ में इनकी छतरी बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इनकी उपाधियों के बारे में देखते हैं। बहुत मजे की बात है दोस्तों, मजे की बात यह है कि इनकी जो उपाधियां हैं उनको उपाधि देने का एक विशेष कारण था, हिंदू पंथ। दोस्तों जैसे कि हमने बाबर नामा की बात की थी, तो बाबर नामा में बाबर ने भारत के दो प्रमुख शासकों के बारे में जिक्र किया था, जिसमें दोस्तों इस प्रकार से बताया। एक तो दक्षिण भारत के जो कृष्ण देवराय एक शासक हुए थे, और उत्तर भारत में महाराणा सांगा। ये दो ऐसे शासक थे, अगर इन दो शासकों के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली और प्रतापी शासकों के रूप में बाबरनामा में वर्णन किया है। और ये शासक दोस्तों कौन थे? जो सांगा थे, एक हिंदू शासक होने की वजह से दोस्तों इनको हिंदू पंथ या हिंदू धर्म की सुरक्षा करने वाला शासक के रूप में जाना जाता है। उसके अलावा दोस्तों कर्नल जेम्स टोड, जो राजस्थान के इतिहास में काफी महत्व रखते हैं, उनके द्वारा इनको ये उपाधि दी गई थी, सैनिकों का भग्नावेश। मतलब कि एक टूटा फूटा जो अंग था उस प्रकार से था, एक सैनिकों का भग्नावेश के रूप में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इनको उपाधि दी गई थी। चलिए दोस्तों इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इनके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ के अगले उत्तराधिकारी कौन होते हैं। इसके बीच में दोस्तों एक विशेष बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। इस युद्ध में दोस्तों इनकी हार के जो प्रमुख कारण थे वो क्या रहे थे? दोस्तों इनकी हार के प्रमुख कारण इस प्रकार से रहे थे। जो मेवाड़ की सेना थी दोस्तों, उनमें हाथियों का प्रयोग किया जाता था। हाथी दोस्तों जो युद्ध दृष्टि से अच्छे नहीं माने जाते थे, उनकी गति धीमी होती थी, जबकि मुगल सेना में घोड़ों की संख्या अधिक थी। तो घोड़ों के मुकाबले जब इनका युद्ध हुआ था तो इनकी गति धीरे थी, जबकि मुगल सेना की गति तेज थी। उसके अलावा दोस्तों वो मुगल सेना है हल्के हथियारों का प्रयोग करते थे, वहीं हमारे जो राजपूत शासक है वो भारी और भरकम वाले हथियारों का प्रयोग करते थे। बिल्कुल सही है, बोल रहे हो आप। इनके साथ क्या हुआ दोस्तों? हाथियों का प्रयोग ज्यादा होते थे, भारी हथियारों को प्रयोग करते थे। उसके साथ साथ दोस्तों इनके युद्ध में एक विशेष घटना होती है। हमारे राजस्थान की जितनी भी रियासतों के शासक आए थे वो अलग अलग ध्वजों के तले युद्ध करते थे। एक सेना इधर भाग रही है, दूसरी इधर भाग रही है। मतलब कहने का मतलब यह है दोस्तों, कोई भी एक ध्वज के तले युद्ध नहीं कर रही थी, सब मध्य पड़िया आप आपकी विचारधारा में युद्ध कर रहे थे। इसलिए दोस्तों संगठित होकर युद्ध नहीं किया गया था। और उसके साथ साथ एक बड़ी घटना होती है। हमारे इस रियासतों में जितने भी शासक आए थे उनमें से दो ऐसे शासक होते हैं दोस्तों, जो नागौर के खानजादे मुस्लिम, और एक एमपी की दोस्तों रियासत है, एमपी की हमारी रियासत है जिसका नाम है रायसीन। तो रायसीन के जो सलदी तंवर है, उन्होंने बीच युद्ध में दोस्तों पाला बदल लिया और वो कहाँ चले गए? हमारे वो गए तो संधि के पर्पज से थे, लेकिन बताया जाता है कि उन्होंने संधि के पर्पज से जाके उनसे मिल गए और उनकी तरफ से बाबर की तरफ से युद्ध किया था। तो इस प्रकार की घटनाओं के कारण बताया जाता है कि जो हमारा ये युद्ध था खानवा का युद्ध, वो फाइनली कौन हार जाता है? यहाँ पर सांगा हार जाते हैं, सांगा की पराजय होती है। तो चलिए दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं। अब सांगा के शासनकाल के दौरान ही दोस्तों इनका एक पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र था भोजराज। दोस्तों भोजराज का महत्व कुछ इस प्रकार से है, इनका जो विवाह है हमारे मेड़ता की जो मीरा है उनके साथ इनका विवाह हुआ था। अब दोस्तों भोजराज जो इनके ज्येष्ठ पुत्र थे, जो सांगा के उत्तराधिकारी थे, उनका सांगा के शासनकाल के दौरान ही इनको मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से इनका जो मीरा के जो पति थे भोजराज, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके बाद में सांगा के बाद में जो अगले शासक बनते हैं वो बनते हैं रतन सिंह। अब रतन सिंह के बारे में थोड़ी सी स्टोरी सुनिए दोस्तों। रतन सिंह के साथ क्या होता है, ये आखेट खेलने के लिए या शिकार खेलने के लिए जाते हैं। बूंदी के जो राजकुमार है उनके साथ ये आखेट खेलने के लिए जाते हैं। उस दौरान दोस्तों क्या होते हैं, इनकी दोनों में मुठभेड़ हो जाती है। और इस दौरान क्या होते हैं, जो सूरजमल है उनके द्वारा इन पर वार करने से रतन सिंह है उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इस जो आखेट खेलने जाते हैं दोस्तों, इन्हें कहा जाता है आखरिया, आखरिया के नाम से इसको जाना जाता है।
तो इसके बाद में दोस्तों अगले जो शासक बनते हैं हमारे पास विक्रमादित्य शासक बनते हैं, और विक्रमादित्य 1531 से लेकर 1536 तक मेवाड़ के शासक रहते हैं। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से हमारे पास भोजमल है, भोजराज है, उनका सांगा के शासनकाल के दौरान ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उनके बाद में दोस्तों हमारे पास रतन सिंह शासक बनते हैं, और रतन सिंह जैसे ही यहाँ के शासक बनते हैं दोस्तों, उस समय क्या होता है, बूंदी के सूरजमल के साथ इनका शिकार के दौरान संघर्ष होता है, उस दौरान ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब दोस्तों इनके जो उत्तराधिकारी है या फिर अगले जो सांगा के पुत्र हैं विक्रमादित्य, वो यहाँ पर क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। वापस दोस्तों छोटी उम्र में शासक बनने के कारण इनकी जो माँ है बूंदी की राजकुमारी होती है क्रमावती, इनके द्वारा इनका संरक्षिका का पद ग्रहण किया जाता है। अब दोस्तों विक्रमादित्य जब शासक बनते हैं उस समय हमारे गुजरात रियासत के द्वारा 2 बार आक्रमण किया जाता है। तो पहली बार 1533 में जब गुजरात के द्वारा आक्रमण किया जाता है, तो इस आक्रमण के दौरान कर्मावती के द्वारा एक चाल चली जाती है और ये संधि कर लेती है, और रणथंभौर का किला किसको दे दिया जाता है, बहादुर शाह को दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों कभी भी क्या है, लालच खत्म नहीं होता है। जो राजा बहादुर शाह थे, गुजरात के शासक थे, उनको बिल्कुल अच्छा मौका मिल गया कि इस समय इस प्रकार की सिचुएशन है कि मेवाड़ रियासत क्या है, थोड़ी सी कमजोर हो रही है, बिल्कुल उस पर आक्रमण किया जाना चाहिए। इसके पास बहुत ज्यादा किले हैं, उनको लूटा जाना चाहिए, और उस पे क्या है, जितनी भी आर्थिक संपदा है उसको ग्रहण किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसी पर्पज से 1533 के बाद में 1534 में पुनः इनके द्वारा आक्रमण किया जाता है। दोस्तों इस प्रकार से कर्मावती समझ जाती है कि ऐसे बार बार आक्रमण करने से हम बार बार में किले देके संधि नहीं कर सकते, इस प्रकार से इनका परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे ही बाबर हमारे दिल्ली के शासक होते हैं, बाबर के बाद में उनके पुत्र हुमायूं अगले शासक बनते हैं। इस समय हुमायूं वहां के शासक रहते हैं। तो कर्मावती के द्वारा दोस्तों जो हुमायूं है उनको राखी भेजकर सहायता की डिमांड की जाती है, गुहार लगाई जाती है कि इस प्रकार की सिचुएशन है, हमारी सहायता की जानी चाहिए। तो दोस्तों उधर से हुमायूं की जो सेना है, हुमायूं उधर से सेना भेजते हैं, लेकिन पीछे से इधर से क्या होता है, 1534 में बहादुर शाह के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया जाता है। और इस समय जो चित्तौड़ का 1303 के बाद में जो दूसरा शाखा होता है वो 1534 में होता है। थोड़ा सा सुनिए दोस्तों, इसमें शाखा हो जाता है, और यहाँ पर बहादुर शाह को जैसे ही पता चलता है कि दिल्ली से सेना निकल गई है, किसी समय वो चित्तौड़ पर आ सकती है, तो यहाँ से जैसे ये युद्ध होता है, इस युद्ध के बाद जो बहादुर शाह है यहाँ से भागकर पुनः गुजरात में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों राखी भेजकर जैसे ही सहायता मांगी जाती है, और समय पर सेना के नहीं पहुंचने की वजह से मेवाड़ का जो दूसरा शाखा है 1534 में मेवाड़ का दूसरा शाखा होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, देवलिया वर्तमान में जो प्रतापगढ़ है, हमारा वागड़ का जो क्षेत्र है प्रतापगढ़, उसके एक सरदार थे जिनका नाम था बाघ सिंह। तो बाघ सिंह को नेतृत्व सौंपा जाता है कर्मावती के द्वारा कि उनके नेतृत्व में फिर यहाँ पर एक युद्ध होता है, केसरिया किया जाता है। और इस केसरिया के बाद में दोस्तों जो हमारा जोहर होता है वो किसके नेतृत्व में होता है, कर्मावती के नेतृत्व में जोहर होता है। बताया जाता है दोस्तों 1300 महिलाओं ने कर्मावती के नेतृत्व में यहाँ पर जोहर किया था। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ 1534 का जो मेवाड़ का दूसरा शाखा है या फिर चित्तौड़ रियासत के इतिहास का दूसरा शाखा है वो घटित होता है। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज, हमने बात की थी रायमल का जो ज्येष्ठ पुत्र था उड़ना राजकुमार की उपाधि जिसको दी जाती थी, उनका दोस्तों एक दासी थी, उन दासी का एक पुत्र था बनवीर। उस बनवीर के द्वारा दोस्तों इस समय क्या किया जाता है, शासनभार संभाला जाता है, और शासनभार की जो गतिविधि है वो उसको सौंपी जाती है। दोस्तों बनवीर को जैसे ही शासन कार्य या शासनभार दिया जाता है, तो उनके द्वारा क्या किया जाता है, जो विक्रमादित्य है उनकी हत्या का प्लान बनाया जाता है। और उसके बाद में विक्रमादित्य के छोटे भाई थे दोस्तों जिनका नाम था उदय सिंह, उनकी भी हत्या करके जो चित्तौड़ है उसका बिल्कुल एकमात्र शासक बनने की जो लालसा थी वो आ जाती है। तो इस प्रकार से इनके द्वारा विक्रमादित्य की हत्या कर दी जाती है, और विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद में दोस्तों ये जाते हैं उदय सिंह की हत्या करने के लिए। अब सुनिए दोस्तों, यहाँ पर उदय सिंह जो यहाँ अगले शासक बनते हैं, तो इनको मारने के लिए जैसे ही जाते हैं तो इसकी सूचना मिलती है हमारे पास जो इनकी धाई माँ थी, पन्ना धाई,
जैसे ही उनको सूचना मिलती है पन्ना दाई को कि बनवीर आ रहा है, उनके द्वारा विक्रमादित्य की हत्या कर दी है और अब वो उदय सिंह की हत्या करना चाह रहा है। तो पन्ना दाई ने बिल्कुल एकदम साहसी नारी की भांति बलिदान दिया, अपने पुत्र को उदय सिंह के कपड़े पहना के उसको पलंग पे सुला दिया और बताया कि उदय सिंह कहाँ पर है, इधर है। तो इसी के साथ बनवीर यहाँ पर उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर देता है और यहाँ से क्या होता है, उदय सिंह को बचाकर पन्ना दाई वो निकाल के ले जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो बताया जाता है, एक नारी के रूप में बताया जाता है किस प्रकार से इन्होंने अपना बलिदान दिया था। मेवाड़ रियासत में दोस्तों इनका काफी अच्छा महत्व माना जाता है। इसके बाद में दोस्तों एक विक्रमादित्य के समय की जो शासन गतिविधियों के बारे में सुने तो इनकी गतिविधियां ज्यादा अच्छी नहीं रहने की वजह से दोस्तों कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा जाता है, मेवाड़ रियासत के इतिहास में अगर विक्रमादित्य जैसे शासक नहीं होते तो मेवाड़ का इतिहास कुछ और ही होता। ये इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि उनके शासन कार्य में थोड़ी सी ज्यादा गतिविधियां नहीं हुई थी। किस प्रकार से बनवीर आता है, बनवीर के द्वारा यहाँ पर घटना होती है, दूसरा शाखा होता है, इस प्रकार की घटना की वजह से कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया जाता है। दोस्तों एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि किस युद्ध में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इस प्रकार से कहा गया था, किस रियासत के लिए कहा गया था या फिर किस शासक के लिए कहा गया था। तो इस प्रकार आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों आगे देखिए दोस्तों, उदय सिंह के बारे में अब बात करते हैं किस प्रकार से पन्ना धाई के द्वारा उदय सिंह को जो यहाँ से निकाल कर लेके जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग से। दोस्तों इनको निकाल के कुंभलगढ़ दुर्ग में जो किलेदार है आशा देवपुरा उनके पास ले जाया जाता है। दोस्तों बताया जाता है एक टोकरी में डाला जाता है, उदय सिंह को टोकरी में रख के ऊपर पत्ते डाल के इनको कुंभलगढ़ के जो किलेदार है आशा देवपुरा उनके पास शरण लेके रहते हैं। और आखिरकार सोनगरा ने अपनी बेटी है जिनका नाम है जयवंता बाई, उनके साथ उदय सिंह की शादी हो जाती है। इस प्रकार से इनका वैवाहिक संबंध होता है। अब दोस्तों देखिए उदय सिंह जब शासक बनते हैं तो ये शासक किस प्रकार से बनते हैं और इनको शासक बनने में जो योगदान देता है या समर्थन देता है वो कौन होता है दोस्तों, जो मारवाड़ के राठौड़ों का पितरहंता राव गांगा की हत्या करके जो शासक बनता है मालदेव, उस मालदेव के समर्थन के कारण जो उदय सिंह है वो कहाँ के शासक बनते हैं, चित्तौड़ के पुणे शासक बनते हैं। और दोस्तों इनके द्वारा बनवीर को हराया जाता है 1540 में। इतिहास के पन्नों में दोस्तों 1540 का एक मावली उदयपुर की एक जगह है जिसे मावली बोला जाता है दोस्तों, उस मावली के युद्ध में बनवीर को हरा के पुणे मेवाड़ में जो गोइल वंश है या सिसोदिया वंश है उसकी स्थापना की जाती है, किसके द्वारा, उदय सिंह के द्वारा। बिल्कुल दोस्तों इसमें यहाँ पर उदय सिंह शासक बन जाता है। अब यहाँ पर शासक बनने के बाद में दोस्तों दिल्ली सल्तनत या दिल्ली की जो मुगल काल की जो शासक है उसमें थोड़ा सा वापस उतार चढ़ाव आता है। वहां के शासक होते हैं हमारे पास हुमायूं, हुमायूं को पराजित कर देता है शेरशाह सूरी। तो उस शेरशाह सूरी का हमारे मेवाड़ के इतिहास में क्या रोल रहता है उसके बारे में सुनिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 1543 में शेरशाह सूरी के द्वारा मेवाड़ पर या फिर चित्तौड़ पर क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। और इस समय दोस्तों उदय सिंह के द्वारा शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। जैसे ही अधीनता स्वीकार की जाती है दोस्तों यहाँ पर शेरशाह सूरी के द्वारा एक प्रतिनिधि या किलेदार या फिर जो प्रशासक है वो नियुक्त किया जाता है ख्वास खां को। किसको नियुक्त किया जाता है दोस्तों, ख्वास खां को चित्तौड़ का जो प्रतिनिधि है या प्रशासक नियुक्त किया जाता है। और यहाँ पर शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान उदय सिंह ने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो चलिए दोस्तों सब कुछ अच्छे से ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसी के साथ 1557 में दोस्तों अजमेर के एक पठान होते हैं हाकिम हाजी खां पठान, उनको पराजित किया जाता है किसके द्वारा, उदय सिंह के द्वारा। और यहाँ से ख्वास खां को भी भगा दिया जाता है। जैसे हम दिल्ली के मुगल काल की बात करें, शेरशाह सूरी का जैसे ही 1545 में शासनकाल खत्म होता है उसके बाद में 1557 में अजमेर में एक पठान होते हैं हाकिम हाजी खां, उसको परास्त कर दिया जाता है किसके द्वारा, उदय सिंह के द्वारा। इसके साथ दोस्तों चित्तौड़ से अब उदय सिंह के द्वारा उदयपुर जो स्थान है वर्तमान हमारा उदयपुर है उसकी स्थापना 1559 में उदयपुर की स्थापना की गई थी दोस्तों। वहां पर उदय सागर जो वर्तमान में हमारा उदय सागर जेल है उस जेल का भी निर्माण करवाया गया था। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर उदयपुर की स्थापना हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों
यहाँ पर जो अगले शासक है मुगल काल में वो आते हैं हमारे अकबर। तो अकबर के साथ किस प्रकार से हमारे मेवाड़ रियासत के साथ संघर्ष होता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा देखिए। देखिए दोस्तों, मालवा के बाज बहादुर और हमारे मेड़ता के जयमल है, इन दोनों को अकबर के विरुद्ध जो शरण देता है वो देता है उदय सिंह। उदय सिंह जैसे ही शरण देता है तो अकबर के द्वारा कहा जाता है कि हमारे जो विरोधी है, हमारे जो दुश्मन है, उनको हमें सौंप दिया जाना चाहिए। लेकिन इनको इनके पास नहीं सौंपा जाता है, जिसकी वजह से 1567 और 68 में अकबर के द्वारा दोस्तों चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया जाता है। इस आक्रमण में देखिए दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर जो किले हैं वो किला चित्तौड़ का जो किला है उस किले को किसको सौंप दिया जाता है, जयमल को सौंप दिया जाता है। चाबी जयमल को दे दी जाती है। और यहाँ से जो अकबर है, अकबर के जैसे ही आक्रमण होता है उससे पहले जो उदय सिंह है वो गोगुंदा को में चले जाते हैं। तो उदय सिंह चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं, किले की चाबी जयमल को दे दी जाती है। जयमल कौन है दोस्तों, ये जो मेड़ता के जो राजा थे उनको सौंप दी जाती है और खुद गिरवा की पहाड़ी में चले जाते हैं। तो गिरवा की पहाड़ी में जाके शरण लेते हैं। पीछे से दोस्तों जैसे ही अकबर के द्वारा आक्रमण किया जाता है तो जयमल और फत्ता इन दोनों के नेतृत्व में दोस्तों 1568 में दोस्तों युद्ध होता है। और इस युद्ध में दोस्तों दोनों क्या होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। बताया जाता है कि 8-9 महीने तक जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके चारों तरफ घेराबंदी रहती है। घेराबंदी के बाद में जब यहाँ पर गेट खोलते हैं, दरवाजे खोलते हैं और अकबर के द्वारा बोला जाता है कि मैं आपको इसका प्रशासक नियुक्त कर दूंगा, आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, गेट खोल दीजिए। इस प्रकार की बातें होती है, लेकिन जयमल और फत्ता वीरता पूर्वक संघर्ष करते हैं। तो इस संघर्ष के दौरान दोस्तों एक और घटना होती है। बताया जाता है कल्ला राठौड़ नामक जयमल का जो पुत्र था उसके द्वारा दोस्तों क्या की जाती है, कल्ला राठौड़ जैसे जयमल जख्मी होते हैं तो कल्ला राठौड़ उनको अपने कंधों पर बैठाते हैं। कंधों पर बैठा के जो युद्ध करते हैं दोस्तों, 2 हाथ तो जयमल के और 2 हाथ कल्ला राठौड़ के। इसलिए दोस्तों इनको इतिहास के पन्नों में या फिर हम राजस्थान संस्कृति की बात करें तो वहां पर कल्ला राठौड़ को हम 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में जानते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में इनको जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो जयमल है वो अकबर की जो बंदूक है उसका नाम था संग्राम। इस संग्राम नामक बंदूक की गोली से जयमल जख्मी हुए थे। अकबर ने इन दोनों की वीरता से प्रभावित होकर दोस्तों आगरा का जो किला है उस किले में हाथी पर विराजमान मूर्तियों की निर्माण करवाया था। दोस्तों इनकी जो मूर्तियां हैं, हमारा बीकानेर का जो जूनागढ़ है उस दुर्ग के सामने भी इनकी मूर्तियां लगी हुई है। बीकानेर के जूनागढ़ के बाहर भी इनकी मूर्तियां लगी हुई है। तो इस प्रकार से दोस्तों इतिहास के पन्ने में 1568 में जो हमारा तीसरा शाखा है मेवाड़ का, या फिर हम बात करें चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा है वो 1568 में होता है। दोस्तों इसमें जो केसरिया किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, जयमल और फत्ता के नेतृत्व में किया जाता है। वही दोस्तों इतिहास की इस प्रश्न की काफी महत्ता है कि हमारे पास पता है प्रथम जो शाखा हुआ था उसमें रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ, दूसरा रानी करमवती के नेतृत्व में हुआ, तो तीसरा जो शाखा हुआ था उस शाखा में जो जोहर किया गया था वो जोहर किसके नेतृत्व में किया गया था, तो दोस्तों फूल कंवर के नेतृत्व में यहाँ पर जोहर किया गया था। तो देखिए दोस्तों इस युद्ध के बाद में जो उदय सिंह है उन्होंने अपनी राजधानी के रूप में गोगुंदा, उदयपुर की एक जगह है वहां पर अपनी राजधानी बनाते हैं। और उसके बाद में दोस्तों इनकी होली के दिन 28 फरवरी 1572 को दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु किस दिन होती है दोस्तों, होली के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। और गोगुंदा को ये राजधानी बनाते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी फिर आगे चलकर इनकी क्या बनाई हुई है, छतरी बनाई हुई है। दोस्तों इतिहास में एक और खास बात है, इनका जो पुत्र है वहां पर प्रताप को अगला उत्तराधिकारी ना बनाकर इनका पुत्र है जगमाल, जगमाल को इनका उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों इतिहास की इस चौथी सीरीज में आपके लिए बस इतना ही। इसी सीरीज में दोस्तों कल हम वापस एक बार लाइव आएंगे और मेवाड़ के इतिहास का जो अगला पार्ट 5वां है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं एक बार फिर से बता दूंगा, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इनके सारे लिंक उपलब्ध है, एक बार आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। और आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, जहां पर आपको किसी भी सवाल की समस्या हो तो आपको जवाब उपलब्ध हो जाएगा। चलिए दोस्तों धन्यवाद।